विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, इसलिए अपने कर्म ऐसे करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद ये जमाना गाए तुम्हारा तराना। जी हाँ, ऐसे ही शख्सियत के मालिक थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जिन्होंने राजनीति में अपनी पहचान जमीन से लेके आसमां तक अपने दम पर तय किया। आज हमारे बीच भले ही दिशोम गुरु नहीं रहे, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में आज भी वो जिंदा है। इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे, क्योंकि लंबे पत्रकारिता के दौर से आप गुजरे हैं, आपको भी पता है। शुरू में ही आपसे जानना चाहेंगे कि एक नेता के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर शिबू सोरेन कैसे इंसान थे? देखिए स्निग्धा, निश्चित तौर पे ये एक बड़ी बात आपने कही, कैसे इंसान थे। इसका डिफिनेशन तुरंत तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड के बनाने को लेकर के, झारखंड को संवारने को लेकर के और यहाँ के लोगों के अधिकार को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, तो कहीं ना कहीं उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। और पूरे झारखंड में जो आज दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ समझ में आ रहा है, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, या फिर कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी, तमाम चीज़ों पर उनकी पकड़ थी और उन्होंने जो काम किए उसका फ़ायदा आज के दिन जरूर दिखाई पड़ रहा है। और 25 साल का झारखंड युवा है, कई चीज़ें उन्होंने जो करके गए हैं उसको देखकर आज कहीं ना कहीं झारखंड अब विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की ओर जा रहा है। और अब आने वाले समय में उनकी जो भूमिका रही है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी गौर किया जा रहा है। 38 साल कम समय नहीं होता है। 38 साल से केंद्र अध्यक्ष रहे हैं शिबू सोरेन। क्या देन रहा है राजनीति में उनका, पार्टी में उनका क्या देन रहा है? देखिए स्निग्धा, पार्टी तो उनकी कहा जा सकता है कि उनके द्वारा बनाई गई पार्टी है और उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को संवारा। सबसे बड़ी बात ये चुनौती थी कि अलग राज्य के समय जिस तरीके की चुनौतियां थी, परेशानियां थी और जिस तरीके से आंदोलन आगे पीछे हो रहा था कि लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, और जिस तरीके की कार्रवाई हो रही थी, पुलिसिया कार्रवाई, सरकार की तरफ से दबाव, इन सारी चीज़ों के बीच से भी शिबू सोरेन ने अपने आप को स्थापित किया, पार्टी को स्थापित किया। और उनके साथ के जितने लोग थे, उनके करीबी लोग जो साथ में आंदोलन में कहीं ना कहीं एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनकी भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही थी। और उनकी पूरी टीम जो थी आज भी कहीं ना कहीं पार्टी में दिखाई पड़ती है, उनकी छाप, उनकी छवि। कुछ लोग अभी भी जुड़कर जिस तरीके से उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक अलग पहचान, अलग पकड़ बताई जाती है। लेकिन शिबू सोरेन के निधन के बाद से निश्चित तौर पर एक बड़ा खालीपन महसूस होगा। लेकिन पार्टी आज इस स्थिति में है कि एक सबसे मजबूत पार्टी के रूप में राज्य में है। और आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि लंबा समय गुजरा जेएमएम का, तो ज़मीनी स्तर पर जो काम किए गए, पार्टी आज बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। और कहीं ना कहीं आज हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जिम्मे जो चीज़ दी गई हैं उसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने की पहल कर सकते हैं। बिल्कुल। दिशोम गुरु का जाना वैसा तो झारखंड के लिए एक क्षति है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है दिशोम गुरु के जाने के बाद झारखंड आंदोलन के एक युग का समाप्त होना, ये कहा जा सकता है। देखिए अमूमन आज भी जो चर्चा होती है जेएमएम में खास करके, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से काम किया और उसके बाद से चीज़ें जब चल रही थी, आंदोलन का रुख तय हो रहा था, तो आंदोलन का जो मकसद था वो अभी भी माना जाता है कि पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके तमाम जो बड़े नेता हैं या फिर हेमंत सोरेन हैं, इस बात को बखूबी समझते हैं कि आंदोलन पूरा नहीं हो पाया है। कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं, जिस मकसद से राज्य का आंदोलन किया गया और जिस मकसद से राज्य को गठन करने की बात कही गई थी, वो मकसद कितना कारगर हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या कारण रही, तो लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज के दिन भी कहा जा सकता है कि गुरु जी की जो चाहत थी, गुरु जी के लिए जो गाँव की व्यवस्था थी, गुरुजी जिन चीज़ों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उसमें थोड़ी कमी अभी भी है। राज्य जरूर अलग हो गया है, कुछ राजनीतिक परेशानियां रही हैं, कुछ अड़चने आर्थिक रही हैं, कुछ सामाजिक व्यवस्था रही, या फिर कहा जा सकता है कि जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई। तो लेकिन आज भी कहा जा सकता है कि अभी भी कई चीज़ें अधूरी हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन, पार्टी के लीडर के तौर पर हेमंत सोरेन आगे बढ़कर इन सारी चीज़ों पर जरूर गौर करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि हम बात करें दिशोम गुरु की जर्नी की, उनके किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इस संघर्ष में जमशेदपुर से उनका खास नाता रहा। शुरू से लेकर जब वो आंदोलन में उतरे और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, से तेज़ी लाया, उस समय से लेकर जमशेदपुर से उनका गहरा नाता रहा।
देखिए, जमशेदपुर जो इलाका था, कोल्हान का इलाका था, आदिवासी इलाका था, तो वहाँ के आंदोलन की रूपरेखा काफ़ी अहम मानी जाती थी। उनके साथ के जो लोग थे, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो तमाम बड़े नेता, आज भी कई नेता हैं उनके साथ के, चंपई सोरेन का नाम आप जान ही रही हैं, हेमलाल मुर्मू का नाम है। इसके अलावा भी कई नेता थे जो आंदोलन के लिए कई चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बात की जाए जमशेदपुर ही नहीं, पूरे राज्य, आप कह सकते हैं कोल्हान की बात करें, संथाल की बात करें, संथाल उनका राजनीतिक ज़मीन दिखाई पड़ रहा है। हालांकि उनका जन्म तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि रामगढ़ इलाके में हुआ, निमरा में, लेकिन उनकी जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी, धनबाद, जमशेदपुर, कोल्हान, यानी कि उनको दिसोम गुरु कहा जाता था। एक समय में कई जगहों पर दिखाई देते थे वो, ऐसा माना जाता था आदिवासी समाज में। और उन्होंने जो समाज के लिए जो किया है, कई ऐसी चीज़ें की हैं जिसको लेकर जीवन भर याद रखा जा सकता है। आने वाले समय में एक इतिहास पुरुष के रूप में उनको जाना जाएगा। और दिसोम गुरु के जाने के बाद से कई चीज़ें, मुझे लगता है कि अभी भी जो चीज़ें उनके मार्गदर्शन में चल रही थी वो थोड़ी अधूरी होती ज़रूर नजर आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जेएमएम मजबूती के साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि जमशेदपुर हो, चाहे कुल्हान हो, संथाल हो, तमाम जगहों पर उनकी जो भूमिका है और आगे बढ़ पाएगी। दिशोम गुरु तो थे ही वो, आज भी दिशोम गुरु के नाम से ही वो जाने जाते। इसके साथ ही उन्हें जंगल का राजा भी कहा जाता था। आखिर क्यों? देखिए, अमूमन जब गांव में जाते थे उनके साथ लॉबिन होते थे, बाकी लोग होते थे, कई जगहों पे पैदल जाते थे, कई जगहों पे मोटरसाइकिल से जाते थे। और उस ज़माने में जब जाने आने के साधन नहीं थे तो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव तक इतनी लंबी दूरी होती थी कि वहां तक पहुंचना शायद किसी के बस की चीज़ नहीं होती थी। उस ज़माने में लोग ट्रैवल करना, यात्रा करना भी शायद मुनासिब नहीं समझते थे, क्योंकि ऐसे ऐसी इलाके कहे जा सकते हैं। संथाल का पूरा जंगली इलाका था, जानवरों का की बात कही जाती थी, और वहाँ जाने में कई तरह की अड़चने थी। आदिवासी इलाके होते थे और बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं कहे जाते थे। इसके बावजूद मेरी जो जानकारी आई थी कि अपने आंदोलन के क्रम में वे रात भर ट्रेवल करते थे, रात भर जाते थे, चाहे पैदल जाना हो, मोटरसाइकिल से जाना हो, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचना हो। लंबी लंबी यात्रा करने के बाद से सुबह कहीं दिखते थे, शाम को कहीं दिखते थे, दिन में कहीं दिखते थे। तो दिसोम गुरु के बारे में बड़ा चर्चा इस बात की होती थी कि आखिर दिसोम गुरु कैसे प्रकट हो जाते हैं, ऐसी भी चर्चा होती थी वहाँ पर। तो दिसोम गुरु सिर्फ प्रकट ही नहीं होते थे, लोगों का मनोबल बढ़ाते थे, लोगों की बात करते थे, उनके अधिकार की बात करते थे, महिलाओं के अधिकार की बात करते थे, और कई ऐसी चीज़ें जिस पे आप चर्चा करेंगी तो मैं आगे करूँगा, खास करके शराब के खिलाफ और ख़ास करके साहूकारों के सूदखोरी के खिलाफ, इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी काम किया उन्होंने। आंदोलन भी उसी के लेकर शुरू की थी और उसके बाद से राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ था। क्योंकि जब नेता की बात आती है तो हम कुछ अच्छी बातें याद रखते हैं, तो कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है जिनका जिक्र आ जाता है। तो कई आपराधिक मामलों में भी उनका नाम आया। कई सालों तक उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़ी उन्होंने, और मतलब ज़्यादातर केसों से उन्हें बरी भी किया गया, लेकिन कुछ में उनका नाम सामने भी आया। कैसे उस संघर्ष को उन्होंने झेला? देखिए, मेरी जो जानकारी है, जब हम लोग कॉलेज के समय की बात है, जब आंदोलन होता था खास करके, तो आंदोलन के क्रम में, तो आंदोलन जब होते हैं उस दौरान कानून की कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई भी जाती हैं, बंदी का माहौल होता है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि कानून के खिलाफ जा रहे हैं लोग। और जब आंदोलन अलग राज्य के लिए होता था तो कोई ऐसी चीज़ें होती थी, बंदी का माहौल होता था, तोड़ फोड़ हो जाते थे, कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिसको लेकर के बड़ी चर्चा हो जाती थी कानून के दृष्टिकोण से भी। तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं कानूनी रूप से बातचीत की गई थी आंदोलन के क्रम में उन्होंने। लेकिन कई सवाल और भी खड़े हुए थे जिसका जिक्र शायद बहुत लोगों ने किया। आज के दिन कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन एक बेहतर नेता के रूप में जाने जाते रहे, और आपने देखा होगा कि उनके साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे सूरज मंडल। और आपने देखा होगा कि जब बिहार एकीकृत था उस समय जैक का गठन किया गया था, उस समय सूरज मंडल और शिबू सोरेन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से काम किया था उसका फ़ायदा आने वाले समय में अलग राज्य के लिए दिखाई पड़ा। तो उनकी भूमिका काफ़ी अहम थी, कई रूप देखे गए उनके राजनीति में। युवा अवस्था की बात की जाए तो समाज के लिए लड़ाई लड़ा, फिर राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई, अलग राज्य के लिए आंदोलन किए गए, फिर परिस्थितियां बदली, राज्य का गठन हुआ, जब गठबंधन की सरकारें बनने लगीं, कई चीज़ें शुरुआती दौर में, पहले दिन जिस दिन राज्य अलग हुआ उसी दिन थोड़ा विवाद हो गया था कि बाबूलाल मुख्यमंत्री बनेंगे या गुरुजी मुख्यमंत्री बने। तो ये सारी चीज़ें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से चलती रहीं, लेकिन जो उन्होंने बदलाव लाया पूरे झारखंड को लेकर के, समाज में बदलाव लाया, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात की, और साथ साथ आज के दिन कहा जा सकता है कि 25 साल बाद भी अब कुछ चीज़ें हैं जो कि बाकी लोगों को करना है, और मुझे लगता है कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने से शायद एक बेहतर दिशा मिल पाएगी।
वैसे तो दिशोम गुरु की कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं, कई आंदोलन की अगर बात की जाए तो उसमें ऐसे कई कहानियां हैं जिससे शायद आप सुन के आप होश उड़ जाए या सुन के आप आश्चर्य में पड़ जाए। लेकिन इस आंदोलन के दौरान धान काटो आंदोलन से वो नायक बने। देखिए, ये एक अलग आंदोलन था। जैसे कि होता था कि साहूकारों के खिलाफ जब चलती थी बातचीत, सूदखोरी के खिलाफ चलती थी, तो उस समय आंदोलन के कई रूप, मैंने पहले भी कहा कि कई रूप दिखाई पड़ते थे। कई जगहों पे कानून के दृष्टिकोण से सही नहीं होते थे, कुछ जगहों पे जो ज़मीन होती थी, आदिवासियों की ज़मीन होती थी, कोई कब्जा कर लेता था, या फिर कहा जाता था कि सूदखोर साहूकार, जो भी बोला जाए उस ज़माने में, उन लोगों के कब्जे चला जाता था, पैसा नहीं तो कुछ चुकाने के। तो उन सारे इलाकों में भी शिबू सोरेन बड़ी सक्रिय होते थे, और कहा जाता था कि जब दूसरे कोई धान बोते थे, लेकिन आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने वहाँ के भी धान काट कर ले जाने के काम करते थे। आज भी कई जगह होता है। खूंटी के इलाके में अब चले जाएंगी तो कई आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे अगर ज़मीन आदिवासी की है और किसी कारण विवादित है और वहाँ कोई धान लगा रहा है तो हो सकता है कि कट जाए। ऐसी चीज़ें उन्होंने लाई हैं सामने, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना सिखाया है लोगों को। और कहीं ना कहीं झारखंड अलग इसीलिए हुआ क्योंकि अपने अधिकार के लिए तमाम लोगों ने आगे बढ़कर काम किया, लड़ाई लड़ी। चलिए 2007 की बात करें तो चिरुडी कांड के बाद जब उन्हें दुमका जेल से देवघर ले आया जा रहा था, उस दौरान भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था और एक विस्फोट में भी वो बचे थे। तो ये भी एक बड़ी बात है कि दिशोम गुरु उस जगह से भी उठकर उस संघर्ष को भी झेलकर वो आगे आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देखिए, दिशोम गुरु जैसे ही दिशोम गुरु के रूप में जाने जाने लगे, उनका नाम राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा हुआ, राजनीतिक कहीं न कहीं प्रतिद्वंदिता शुरू हुई। और आपने देखा होगा कि कई बार ये भी नाम आता था कि नक्सलियों का वर्चस्व आता था, कई जगहों पे ये कहा जा सकता था कि साजिश की जा रही है। तो बड़े कहीं न कहीं संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने को देखा। और ख़ास करके आपने जिस कांड का जिक्र किया, चिरुडी कांड के बाद की बात की जाए तो शिफ्टिंग के दौरान, जेल शिफ्टिंग के दौरान, तो कहीं न कहीं एक साजिश ही मानी जाती है आज भी उसको। हालाँकि इस बारे में लंबी चर्चा कभी होगी तो हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से वे अपने कद काठी को, क्योंकि उनके पीछे कोई ऐसा राजनीतिक गुरु नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको संरक्षण देता था। ए.के. राय की तरफ से जो कहीं न कहीं उस समय आंदोलन के रूप में खड़ा कर रहे थे राज्य को, उस समय ए.के. राय भी साथ थे। और कुछ कारण थे उनके, कुछ कारण थे जिसके चलते उनको ए.के. राय के संपर्क में आना पड़ा था धनबाद और निरसा इलाके में। और उसके बाद से गुरुजी के रूप में आगे बढ़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे लाया। और आने वाले समय में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि बेहतर, तो वो जो बीज बोया गया है वो जिस तरीके से पौधा के रूप में आज का तैयार हुआ है और कहीं ना कहीं पार्टी एक मजबूती के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है, तो वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं आज फिर से एक बार सोचे जाएंगे, जाने जाएंगे और उस पर पुनर्विचार किया जाएगा कि गुरुजी की कौन कौन से काम है जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत हो रही है। इसके अलावा अगर हम बोले 3 बार सीएम, 7 बार लोकसभा सांसद और केंद्र कोयला मंत्री रहने के बावजूद राजनीति में उन्हें कई संघर्ष झेलने पड़े, अपने आप को स्थापित करना, कई बार उन्हें जनता के सामने भी आना पड़ा। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे कि क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पूरा मामला है खास करके राजनीतिक दृष्टिकोण से, जिस तरीके से हम बार बार चर्चा करते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, आपने याद होगा, मुझे याद है कि आपको तमाड़ के चुनाव की बात की जाए, जो चुनाव हार गए थे मुख्यमंत्री रहते, तो एक बड़ी बात थी, उन्होंने 1 सेकंड भी देरी नहीं की। वहाँ से जैसे ही सूचना आई रिजल्ट की, तुरंत उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उनको कोई लोभ नहीं था पद का, किसी बात की उन्होंने सोच नहीं दिखाई। सीधे मीडिया वालों ने पूछा, बातचीत की, मैं भी था उस समय उनके साथ। वो जो सिचुएशन देखा था हमने कि जल्दी कोई बात नहीं करता है, लेकिन वो खुलकर बात किए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और फिर राजनीति के जो काम किए थे, उनका जो चैलेंजेस था उस दिशा में काम किया उन्होंने। आपने देखा होगा कि जिस समय वो कोयला मंत्री थे, बड़ी कोशिश की थी उन्होंने कि कोयला मंत्रालय, कोयला का जो मुख्यालय है कोलकाता में, उसको यहाँ लाया जाए। और उसकी बात आज भी होती है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। तो राजस्व को लेकर के, रॉयल्टी को लेकर के बाकी चीज़ें चलती हैं, तो वो बातें आती हैं। अब नई पार्टी में क्या होता है, नई दिशा कैसे तय होगी, ये सारी चीज़ें चलेंगी। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कई चीज़ें नहीं हो पाई, जनता के बीच खुलकर जाते थे। और ख़ास करके उनका जो विजन था, 2-3 चीज़ें, महिलाओं को उन्होंने जागरूक किया था। शराब के प्रति जिस तरीके से बातचीत आई थी, शराबबंदी की बात की थी, शराब से पीने से रोकने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाया था। और साथ साथ आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रोज़गार को लेकर, यानी कि आज जिस चीज़ की चर्चा चल रही है पूरे गांव में, कैसे युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है,
तो कहीं ना कहीं फार्मिंग की बात जो छोटे स्तर पे की जाती थी, वो मुझे याद है कि राज्य बनने के पहले कई बार हमने भी चर्चा के दौरान पाया था कि शिबू सोरेन उन सारे चीज़ों का जिक्र करते थे, खेती, फार्मिंग, इन सारी चीज़ों का। वो जहाँ भी रहे अपने बागान में चीज़ों को लगाते रहे और खेत के साथ, परिवार के साथ और बाकी समाज के साथ जुड़े रह के दिखाई पड़ते थे। ये बताइए, आज जब निधन हुआ दिशोम गुरु शिबू सोरेन का, तो हेमंत सोरेन ने ट्वीट पर एक चीज़ लिखी, आज मैं शून्य हो गया। अब जबकि शिबू सोरेन नहीं रहे, हेमंत सोरेन के लिए ये सफ़र तय करना, क्योंकि शिबू सोरेन थे तो जिस तरीके से उन्होंने नींव रखी थी जेएमएम की, जिस तरीके से एक गाइड करते थे उनके तौर पर, एक मेंटर के तौर पर, अब वो नहीं रहे, तो अब हेमंत सोरेन के लिए कितनी चुनौती होगी? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो तमाम चीज़ें निश्चित तौर पे पीछे छूटती चली जाएंगी। सबसे बड़ी बात होती है जब खास करके पिता का साया, और जब आप देखेंगी कि अमूमन हर व्यक्ति के जीवन में जब उसके पिता नहीं होते हैं, जिस समय रहते हैं, और उसके बाद की परिस्थितियाँ, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है और वो महसूस करना सभी के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि आज के दिन शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हो सकता है कि कई चीज़ों में उनकी उस तरीके की भूमिका आज के दिन नज़र नहीं आ रही थी। इसके बावजूद हेमंत सोरेन का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा। पिता मौजूद थे। पिता के मौजूदगी के बाद से जब जब परिस्थितियां कुछ ख़राब होती थी, कुछ विपरीत स्थिति आती थी, तो आपने भी देखा होगा कि अमूमन वो पिता के पास जाके बैठा करते थे, माँ के पास बैठते थे, पैर छू के प्रणाम करते थे। और सबसे बड़ी बात, उनकी पत्नी भी, कल्पना सोरेन भी उसी तरह से भूमिका में नजर आई, कई विवादों में, कई परेशानियों में हेमंत सोरेन के सामने। तो ऐसे मौके पे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के पास आज उन्होंने जो लिखा शून्य, वो बड़ा मतलब सही बात को लिखा। एक ऐसे व्यक्ति की जब पिता की मौत होती है तो अमूमन हर व्यक्ति के साथ उसकी शून्यता नजर आती कि अब क्या होगा, और कई चीज़ें अचानक से गायब दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि हालांकि गुरुजी उस भूमिका में कतई नहीं दिखाई पड़ रहे थे हाल के दिनों से, इसके बावजूद ये फीलिंग है उनकी, वो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शून्य की स्थिति बनती है, और वो हेमंत सोरेन को भी देखनी पड़ रही है अब। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मनोबल ऊँचा है, उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है, गुरुजी ने काफ़ी कुछ करके दिया है उनको, और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि शिबू सोरेन जननायक थे। आदिवासी समाज की बात करें, ऐसे तो पूरे राज्य में उनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन आदिवासी समाज के वो जननायक थे, और आज उनका चले जाना कितनी कमी खलेगी, कैसा लोगों का रिएक्शन आ रहा है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं। क्योंकि अभी वो नेमरा जाएंगे, जिस तरीके से उनकी बॉडी आई है, अब उनको नेमरा ले जाया जाएगा, उसके बाद फिर वो रांची आएंगे, तो किस तरीके का भावुक पल है इस वक्त? देखिए, थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बता दूं। मेरी जो जानकारी आई है अभी कि दिल्ली से वो निकल चुके हैं, रांची पहुंचेंगे। रांची के बाद उनके जो आवास है मोराबादी, वहां ले जाया जा रहा है, और उसके बाद से हो सकता है कि पार्टी के दफ्तर कल लाया जाएगा, और इसके बाद से निमरा ले जाया जाएगा कल, जहां उनकी अंत्येष्टि होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर में हो जाएगी। जहाँ तक उनके निधन के बाद से जो परिस्थितियाँ आप देख सकती हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की तरफ से तमाम राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो दिल्ली में बैठे बड़े नेता हैं, सभी दल के, सुबोधकांत साहब भी नजर आए, तो तमाम लोग कहीं ना कहीं गंगाराम अस्पताल पहुंचे, श्रद्धांजलि दी, हेमंत सोरेन को आश्वस्त किया, उनका ढांढस बढ़ाया, और साफ तौर पे लगा कि एक जो हमारे देश की परंपरा है, खास करके राजनीतिक दृष्टिकोण से विरोधाभास हो सकता है, मुद्दों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब इन सारी चीज़ों को देखा जाता है तब लगता है कि लोकतंत्र मजबूत होता दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है कि गुरुजी ऐसे व्यक्तित्व थे जो कहीं न कहीं आज उनके निधन पे पूरे राजनीतिक जगत के लोग, पूरे किसी की तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं होंगी। मुझे लगता है कि तमाम दल के लोग, बड़े नेता, समाज के लोग, परिवार के साथ साथ जो उनके इर्द गिर्द के तमाम लोग हैं, सारे लोगों ने कहीं ना कहीं शोक व्यक्त किया है। और शोक ही नहीं व्यक्त किया है, उनका साफ तौर पे मानना है कि एक बड़े नेता जो कई दशकों से झारखंड को संभाल रहे थे, संवार रहे थे, एक विजन के साथ उन्होंने काम किया था, तो अब उनके मन में कहीं ना कहीं दुख है, शोक व्यक्त कर रहे हैं लोग। और ये माना जा सकता है कि बड़ी ही एक, हम लोग कहते हैं ना कि एक युग का अंत होना, तो राजनीतिक एक युग का अंत होता नज़र आ रहा है। चलिए, तो कहते हैं किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती, लेकिन किसी एक के चले जाने से काफ़ी कुछ पीछे रह जाता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी उन्हीं में से एक है। जननायक शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन राज्यवासियों के लिए ये बेहद दुख का पल है। चाहे हम किसी भी
राज्यवासी से छोटे से लेके बड़े तक किसी से भी पूछ ले यार, हर कोई गमगीन नजर आ रहा है। आज हर कोई दुखी मन से दिशोम गुरु शिबू सोरेन को विदाई दे रहा है। इसी के साथ हम भी भारी मन से दिशोम गुरु को विदाई देते हुए